प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7वीं में हम पाठ 1 मेरी भावना से पाठ 5 मध्य प्रदेश का वैभव तक संपूर्ण हल देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और नोट्स बना लीजिए साथ ही, और अपने विषय शिक्षक से जांच करा लीजिए। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है, प्रार्थना कविता के आधार पर हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए? ए प्रेम, बी द्रोह, सी कृतज्ञता और डी क्रोध। तो ए प्रेम इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं? ए समास, बी कारक, सी अलंकार और डी संधि। तो इसका सही उत्तर है सी अलंकार। प्रश्न तीसरा है, दूसरों की उन्नति को देखकर किसका भाव नहीं आना चाहिए? ए सेवा, बी दया, सी प्रेम और डी ईर्ष्या। तो इसका सही उत्तर होगा डी ईर्ष्या। चौथा प्रश्न है, बुरे रास्ते पर चलने वालों के प्रति कवि के मन में आने वाला भाव? करुणा ए, बी प्रतिशोध, सी द्वेष्य भाव और डी साम्य भाव। तो इसका सही उत्तर है डी साम्य भाव। प्रश्न पांचवा है, जाना क्रिया का भूतकाल है? ए जा रहा है, बी गया, सी जाना है, डी जाएगा। तो इसका सही उत्तर भूतकाल की बात हो रही है तो बी होगा गया। हम देखें, नीचे दिए गए शब्दों से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न छठवां है, किसी के दोषों को देखने के स्थान पर हमें खाली स्थान का भाव रखना चाहिए? तो काय का साम्य भाव। तो इसका उत्तर हो जाएगा साम्य भाव। प्रश्न सातवां, खाली स्थान से हमारे पैर कभी नहीं डिगना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा न्याय मार्ग से। सी दीन दुखी जीवों को देखकर अपने मन में आने वाला भाव खाली स्थान है तो इसका होगा करुणा। तो हम इसमें करुणा भर देंगे। नौवां है, सरल सत्य व्यवहार करूं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अनुप्रयास। तो यहां से हम अनुप्रयास भर देंगे। 10वां है, श्याम पाठ पढ़ेगा, यह किस काल का वाक्य है? तो यह भविष्य काल का वाक्य है। अब देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11वां, काल किसे कहते हैं? तो जो काल होते हैं उसके 3 मुख्य भाग होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान काल जो चल रहा है और भविष्य काल जो आएगा। प्रश्न 12वां, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर हरा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। उक्त पंक्ति में आए अनुप्रयास अलंकार वाले वर्ण को छांटकर लिखिए। तो आप यहाँ देखें, का की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो इसमें का शब्द जो होगा वह वर्ण की आवृत्ति या अनुप्रयास अलंकार की है। 13वां है, मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आए या जाए, कवि का इससे आशय क्या है? तो मेरी भावना कविता में कवि ने कहा है कि लक्ष्मी तो आती जाती रहती है, यानी पैसा कभी भी लालच में हमें नहीं आना चाहिए, और मृत्यु तो क्या है, एक जो है वह निश्चित है, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। प्रश्न 14 है, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है? तो मेरी भावना कविता में कवि अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, बुरे कर्म आदि से दूर रहना चाहता है। उत्तरीय प्रश्न 15वां, हमें किसी से अप्रिय व कठोर शब्द
क्यों नहीं कहना चाहिए? तो हमें किसी से कठोर शब्द इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि हमारे कठोर शब्दों के कारण दूसरे के हृदय को चोट पहुंच सकती है। 16वां प्रश्न है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे। इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे। कवि का आशय है कि हमें सबके साथ मित्रता रखनी चाहिए, सबसे अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। प्रश्न 17 है, मेरी भावना कविता के जो किन किन सद्गुणों पर आपको अपनाना चाहिए? तो मेरी भावना कविता में हमें न्याय मार्ग पर चलना चाहिए, मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, सद्गुणों को हमें अपनाना चाहिए। प्रश्न 18, किसी व्यक्ति के किस किस व्यवहार को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला व्यक्ति है? तो किसी व्यक्ति का मित्रतापूर्ण व्यवहार, कोमल हृदय, अच्छी जो है सरल सत्य व्यवहार देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावना वाला व्यक्ति है। अब है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए? तो न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें अहंकार, क्रोध, लालच, बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। अब प्रश्न 20वां है, सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित शाला की पुस्तकालय या अन्यत्र कहीं भी आपने पढ़ी हो उसमें से एक कहानी आपको लिखनी है। तो यहाँ पर हमने एक कहानी लिख दी है, आप जो भी कहानी लिखना चाहें लिख दीजिए। राजू एक 9 साल का बच्चा है। एक दिन वह खेलते खेलते एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक सुंदर पक्षी वहां पर मूर्छित होकर पड़ा हुआ है। वह लहूलुहान है और ठीक से बोल भी नहीं पा रहा। राजू तुरंत पशुओं के डॉक्टर के पास जाकर उन्हें वहां बुला लाया। डॉक्टर ने पक्षी को ठीक कर दिया और राजू उनको घर तक छोड़ आया। डॉक्टर ने राजू की काफ़ी तारीफ की। यह सुनकर राजू के माता पिता बहुत खुश हुए। उन्हें राजू पर गर्व हुआ। उन्होंने राजू को उसकी मनपसंद चीज़ की तोहफा भी दिया। तो इस पूरी घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों को भी मदद करने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। आप मुख्य पुस्तक से पाठ को अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए, आपके विषय शिक्षक समझा देंगे और फिर इन प्रश्नों को कीजिए तो आपको बहुत सरल लगेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पहला, विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया। वाक्य में रेखांकित शब्दांश है। यहाँ पर रेखांकित है ही, निपात, तत्सम, तत्भव और देशज। तो यह है निपात शब्द। दूसरा है, तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना। जगाने की ये तरकीब दीपू को किसने बताई? भैया ने, पापा ने, मम्मी ने, दादी ने। तो यह तरकीब बताई थी उसे दादी ने, तो इसका डी वाला दादी सही है। प्रश्न तीसरा, पिकनिक का अर्थ है ए मृत्यु भोज, बी भोज, सी प्रीति भोज और डी उद्यान भोज। तो इसका सही है उद्यान भोज। पिकनिक हम कहाँ जाते हैं? कहीं पार्क में मनाने जाते हैं, तो इसलिए इसका उद्यान भोज होगा। प्रश्न चौथा, आप रात तक आ जाना। वाक्य में निपात शब्द है, तो इसमें तक जो है वह निपात शब्द है, यानी बी वाला सही है। प्रश्न पांचवा, ताज्जुब शब्द का हिंदी पर्याय है तालाब, ताला, जबान, आश्चर्य। तो ताज्जुब उर्दू शब्द है, इसका हिंदी होगा आश्चर्य, आश्चर्यचकित रह जाना, तो आश्चर्य। प्रश्न तीसरा है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पुर्तगाली, तकियाराम, मोटा, सांची, विद्यालय, छोटा, हमारे दिल, कहानी और
फिर से है कहानी, इसमें छुट्टी की मात्रा है और अंग्रेजी। अब पहला प्रश्न है इसका छठवां, दीपू के स्कूल के बच्चे खालिस्तान घूमने जा रहे थे। तो वो कहाँ घूमने जा रहे थे? सांची। तो इसका सही उत्तर होगा सांची। सातवां प्रश्न है, दीपू घर में सबसे खालिस्तान था। तो वो कैसा था? सबसे छोटा। तो इसमें सबसे छोटा शब्द आएगा, तो छोटा भर दीजिए। फिर अगला है, दीपू की घड़ी कहानी में खालिस्तान को अनोखी घड़ी क्यों कहा गया है? तो इसमें तकिया राम को यानी तकिया को अनोखी घड़ी कहा गया है, क्योंकि दादी कहती हैं कि उससे कह दीजिए कि तकिया राम मुझे सुबह इतने बजे उठा देना, तो मेरी नींद खुल जाती है। तकिया कौन? घड़ी है, इसलिए यह एक अनोखी घड़ी के रूप में बताया गया है। इंस्पेक्टर खालिस्तान भाषा का शब्द है, तो इंस्पेक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कहानियाँ शब्द का एक वचन रूप खालिस्तान है, तो होगा कहानी। अति लघुत्तरीय प्रश्न पहला है, आंगन पड़ी में खटिया पर जा बैठा चुपचाप। वाक्य को सही पदक्रम में लिखिए। तो यह वाक्य सही नहीं है, तो हम इसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे, आंगन, फिर लिखेंगे में, फिर पड़ी, आंगन में पड़ी खटिया, फिर है पर, चुपचाप जा बैठा। तो इस प्रकार इन शब्दों को इस क्रम में लगाने से यह वाक्य सही हो गया, आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। प्रश्न दूसरा है, दीपू को किस चीज़ की बड़ी इच्छा थी? दीपू को अलार्म घड़ी की बड़ी इच्छा थी, जिसे वह सिराने रख करके सोना चाहता था, क्योंकि उसके दीदी और भैया रखते थे, इसलिए उसकी भी इच्छा थी। प्रश्न 13वां है, दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे? दीपू के दोस्त इससे ईर्ष्या इसलिए करते थे क्योंकि वह पूरे घर में सबसे लाडला था, छोटा था, पर उसे इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी। तो दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या करते थे, परंतु वह खुश इसलिए नहीं था क्योंकि वह उसे लगता था कि घर में उससे सभी काम कराते, इसलिए वह खुश नहीं था। प्रश्न 14, ही और भी निपात का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाकर लिखिए। तो ही में हम लिख सकते हैं, घर में एक ही टाइम पीस अलार्म था। दूसरा, राम ने आते ही जोरदार ऐलान किया। अब भी, दीपू अपनी कक्षा का मॉनिटर भी है। अच्छी पढ़ाई में कामयाबी भी होती है। प्रश्न 15, दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दम साधना यानी चुप रहना। प्रयोग, घड़ी के टूट जाने पर दीदी और भैया उसे डांट खाने के बाद भी दीपू दम साध रह गया, मतलब चुपचाप रहा। पुनः पढ़ लें इसको, घड़ी के टूट जाने पर दीदी और भैया से डांट खाने के बाद भी दीपू दम साध गया या साधे रहा। प्रश्न 16, घड़ी कैसे टूट गई? तो सारी रात बिस्तर पर इधर उधर चहलकदमी करते समय दीपू ने नींद में घड़ी में जोरदार किक यानी पैर मार दिया, जिससे घड़ी नीचे गिरी और टूट गई। क्योंकि रात में सोते समय दीपू इधर उधर करवट लेता होगा, तो इसलिए ऐसा हुआ। प्रश्न 17, दीपू को सुबह जल्दी उठने से दीदी और मम्मी ने मना क्यों किया? दीपू को सुबह जल्दी उठने से दीदी और मम्मी ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि दीदी को सुबह देर से उठना था एवं मम्मी ने भी काम के कारण मना कर दिया। प्रश्न 18, यदि आपको किसी दर्शनीय स्थल पर ट्रिप पर जाना हो तो आप क्या क्या तैयारी करेंगे? तो जब हम ट्रिप पर जाएंगे कहीं, तो हमें दर्शनीय स्थल पर जाने के लिए
हम अपनी सभी ज़रूरत की आवश्यक सामग्री रख लेंगे, जैसे कपड़े, भोजन की सामग्री, दवाई, ब्रश, पेस्ट आदि, और कुछ खेलने की सामग्री भी रख लेते हैं। प्रश्न 19, अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो क्या होता? अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो दीपू अपने दोस्तों के साथ सांची की ट्रिप पर नहीं जा पाता और घर में ही सोया रह जाता। प्रश्न 20वां, दादी की घड़ी कहानी में दादी रोज बिना अलार्म कैसे उठ जाती थी? तो दादी की घड़ी कहानी में दादी बिना अलार्म के इसलिए उठ जाती थी क्योंकि दादी सुबह उठने के लिए रात को सोते समय सिरहाने रखे तकिए से सुबह उठने का समय कहकर सो जाती कि तकिया राम मुझे 5 बजे सुबह उठा देना, ऐसा कहकर 4 बजे तो 4 बजे बोल देती थी कि तकिया राम मुझे सुबह 4 बजे उठा देना। आश्चर्यजनक रूप से ठीक उसी समय प्रातः उनकी आंख स्वयं ही खुल जाती थी। पाठ 3, मेरी वसीयत। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मरने उपरांत उन्होंने अपनी वसीयत में क्या क्या लिखा, उसी के बारे में इस पाठ में दिया गया है। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्यता थी? धार्मिक भावना, सामाजिक भावना, प्रेम भावना या मुक्ति भावना? तो इसका सही उत्तर है सी, प्रेम भावना। अगला है, नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग है। तो नाकामयाबी में उपसर्ग है, कामयाबी के पहले क्या लगा हुआ है? ना। उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे, तो इसका उत्तर होगा ए वाला ना। प्रश्न तीसरा है, इलाहाबाद जिसे अब प्रयागराज कहने लगे हैं के पास बहने वाली नदी है ताप्ती, कावेरी, नर्मदा, गंगा? तो यह डी सही है इसका, गंगा। प्रश्न चौथा, मरने के बाद शव को जलाने की क्रिया को कहते हैं दरख्वास्त, वसीयत, दाह संस्कार या विरासत? तो इसको बोलते हैं दाह संस्कार, इसका सी वाला सही है। प्रश्न पांचवा, पुराण शब्द में प्रत्यय लगाकर बनने वाला शब्द है, एक प्रत्यय लगाकर, तो पुराण में हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा पौराणिक, यानी इसका बी वाला सही उत्तर है। प्रश्न छठवें में आपको दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द को चुन करके रिक्त स्थान भरिए, और ये कोष्टक में शब्द आपको दिए गए हैं। जॉन किट्स, इलाहाबाद, अस्थियां, पुस्तकें, अधिकार, मुस्कुराती व उछलती, हिमालय, उदास व काली सी, कार, जवाहरलाल नेहरू। पहला प्रश्न है, नेहरू जी ने अपनी खालिस्तान इलाहाबाद भेजने की इच्छा व्यक्त की, तो अस्थियां। दूसरा है, खालिस्तान की चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं, तो इसका उत्तर होगा हिमालय। हम ऊपर जो दिए गए हैं उनमें से हम छांट करके लिखेंगे, तो यहाँ पर हिमालय ये है तो ये आ गया। अब अस्थियां देखें तो ये है, तो इस तरह से इसमें से छांट के आपको भरना है। अगला, खालिस्तान दिखाई देती है, अनुसार सुबह के समय को गंगा नदी खालिस्तान दिखाई देती है, तो सुबह के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है? मुस्कुराती और उछलती हुई। भारत एक खोज नामक पुस्तक खालिस्तान ने लिखी, तो यह लिखी है जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो इसका जो खालिस्तान होगा वह जवाहरलाल नेहरू जी। अगला है, अनाधिकार शब्द में उपसर्ग हटाकर बनने वाला शब्द, तो हम उपसर्ग कहाँ लगता है आपको मालूम है आगे, तो अगर हम अना शब्द हटा दें तो अधिकार हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा अधिकार। प्रश्न तीसरा, मेरी वसीयत पाठ के लेखक कौन हैं? तो मेरी वसीयत पाठ के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। 12वां, कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर ना कामयाबी शब्द बना हुआ है। इसी तरह ना उपसर्ग जोड़ करके दो अन्य शब्द बनाइए, तो जैसे समझ में ना जोड़ दीजिए उपसर्ग तो ना समझ, काबिल में ना जोड़ दीजिए ना काबिल,
और मुमकिन में ना जोड़ दीजिए तो नामुमकिन। प्रश्न नंबर 13वां है, किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है? पाठ के आधार पर लिखें। प्रेम ऐसी चीज़ है कि इसके बदले हम कोई भी दूसरी चीज़ देना मुमकिन नहीं होगा, अर्थात संभव नहीं है। 14 प्रश्न है, फ़क्र और दरखास्त शब्द का हिंदी रूप बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यह उर्दू शब्द हैं फ़क्र और दरखास्त। फ़क्र का मतलब होता है गर्व। वाक्य प्रयोग होगा, मुझे अपने देश पर फ़क्र है। दरखास्त यानी आवेदन, जैसे आप आवेदन पत्र देते हैं स्कूल में, तो आप स्वस्थ होने पर हम अपने विद्यालय में छुट्टी के लिए दरखास्त भेजते हैं। अब देखेंगे हम लघु उत्तरीय प्रश्न। नेहरू जी ने अपनी अस्थियों के विषय में क्या भावना प्रकट की? तो नेहरू जी ने अपनी अस्थियों का कुछ भाग, एक मुट्ठी जो है भस्म, इलाहाबाद की गंगा नदी में डालने कहा, जिससे कि वह उसे महासागर तक पहुंचा दें, जो देश के जिससे देश घिरा हुआ है, महासागर से घिरा हुआ है। और शेष भस्म जो है उसका भाग कहाँ डाल दिया जाए? खेतों में, जिससे भारत की मिट्टी में वह मिल जाए और देश का एक अंग बन जाए। प्रश्न नंबर 16, ना और नहीं का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाकर लिखिए। तो ना, वह ना तो पढ़ता है और ना ही खेलता है। नहीं, मुझे आज सुबह घूमने नहीं जाना है। प्रश्न 17 है, अपने जिले व आसपास की किसी भी नदी पर 3 वाक्य लिखिए। तो मान लीजिए हमने नर्मदा नदी ले ली अपने पास, तो आप अपने क्षेत्र की नदी ले लीजिए। तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। यह हिरण नदी इसकी सहायक नदी है और जबलपुर में भेड़ाघाट में यह धुआंधार जलप्रपात बनाती है। प्रश्न हम 18 देखें। नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, यह पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। तो गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है, जनता की प्रिय है, जिससे लिपटी है भारत की जातीय स्मृतियाँ, उसकी आशाएं और उसके भय, उसके विजयगान, विजय और पराजय, सदा बदलती सदा बहती फिर भी वही गंगा की गंगा। प्रश्न 19, नेहरू जी पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के पक्षधर क्यों थे? जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक मेरी वसीयत में उन्होंने भारत को आधुनिक प्रगतिशील बनाने पर जोर दिया। उन्होंने पारंपरिक रीति रिवाजों की बजाय वैज्ञानिक सोच और तकनीकी विकास को प्राथमिकता दी। नेहरू जी ने स्वतंत्रता संग्राम के बाद एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करने के लिए आधुनिक उद्योगों, विज्ञान और शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। उनका दृष्टिकोण था कि पुरानी प्रथाओं की जगह नए विचार और तकनीकी को अपनाया जाए। प्रश्न 20वां प्रोजेक्ट कार्य है। इसमें लिखा है कि इन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र चस्पा कर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर हमने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में लिया है। आप जो भी लेना चाहें चित्र यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और उनके बारे में लिख दीजिए। तो महात्मा गांधी जी के बारे में लिखें हम। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी ने सत्याग्रह एवं आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासन का विरोध किया और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। अब सरदार पटेल के बारे में देखें तो इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ये आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री थे। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। पाठ 4, 2 कविताएं। इसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है,
धिन धिन धा धमक धमक पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें धा शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रयास अलंकार है, यानी बी वाला इसका सही है। प्रश्न दूसरा है, फूले कदम कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है? अंबर को, कंदुक को, कदम को, बादल को। तो फूले कदम में वह कदम को छूना चाहता है, इसलिए इसका सी वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही है। प्रश्न तीसरा, मेघ बजे शब्द से आशा है बादल गरजे, बादल बरसे, बादल छाए और डी है बादल नाचे। तो मेघ बजे, इसलिए इसका सही होगा बादल गरजे, यानी ए वाला इसका सही है। प्रश्न चौथा है, कदम के फूल के आकार की समानता है। तो जो कदम का फूल है चंदन से, मेढक से, गेंद से, बादल से। तो कदम का फूल गेंद जैसे होता है, इसलिए गेंद से तुलना की गई है, समानता की गई है। प्रश्न पांचवा, उपसर्ग के प्रयोग से बना है। दादुर, दामनी, हरिचंदन और अभिनंदन। तो इसमें नंदन शब्द में अभी उपसर्ग है और इस प्रकार अभिनंदन यानी डी वाला इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल होगा। नीचे दिए गए शब्दों में उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लालची, सिंघाड़, वर्षा, अषाढ़, ललचाई, ग्रीष्म, दहाड़, किसान, जवान, श्रावण। अब इसमें छठवें स्थान पर जो खाली स्थान है, मेघ बजे कविता में खाली स्थान ऋतु का वर्णन है। तो इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन है, तो यहाँ कोष्टक से वर्षा शब्द भर देंगे। फिर प्रश्न सातवां है, खाली स्थान का महीना बीतने के बाद कदम खिलता है। तो इसमें आएगा श्रावण, तो श्रावण भर दीजिएगा। आठवां प्रश्न है, मेघ बजे कविता में हल खाली स्थान का इंतजार कर रहा है। तो किसान का हल इंतजार कर रहा है, इसलिए किसान भर देंगे खाली स्थान में। प्रश्न नौवां, दादुर का कंठ, दामनी की दमक, तो शेर की खाली स्थान। तो इसमें आएगा शेर की दहाड़, तो यहाँ पर हम दहाड़ भर देंगे। प्रश्न दसवां, लालच शब्द में आई प्रत्यय लगाकर बनने वाला शब्द तो होगा ललचाई, तो यहाँ से हम ललचाई भर देंगे। प्रश्न 11वां, दादुर का कंठ खुला से क्या आशय है? तो दादुर का कंठ खुला से कविता का आशय है बादलों के बरसने से प्रसन्न मेढक टर टर कर गाने लगते हैं। प्रश्न 12वां, मेघ बजे कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो मेघ बजे कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। 13वां प्रश्न है, मेघ बजे और फूले कदम कविता के रचयिता कौन हैं, कवि कौन हैं? तो इसके कवि नागार्जुन जी हैं। प्रश्न 14, दामनी शब्द का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। दामनी का मतलब होता है विद्युत। वाक्य प्रयोग, विद्युत उपकरणों को पानी से बचाकर रखना चाहिए। प्रश्न 5वां, दो कविता पाठ में तुक वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो ऐसे तुक वाले शब्दों को खोजकर लिखिए। किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग भी कीजिए। तो जैसे चंदन, नंदन, बरस, तरस, चमक, दमक, रीता, बीता इत्यादि। अब इसमें हम देखें बरस का वाक्य प्रयोग, गर्मी में कभी कभी पानी अचानक बरस जाता है। प्रश्न 16वां, पंख बना हरिचंदन पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो पंख बना हरिचंदन से आशय वर्षा के कारण उत्पन्न हुई धरती की कीचड़ भी हरिचंदन के समान हो गई है। 17वां प्रश्न, बादल का कोप नहीं रीता
पंक्ति का क्या आशय है? तो कवि कहते हैं कि बादल का कोप रीता नहीं है, यानी यह लगातार बहुत ही समय से वर्षा हो रही है, लेकिन पपीहा की प्यास अभी भी नहीं बुझ रही है। प्रश्न 18वां, ग्रीष्म ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में धरती सूख जाती है, हरियाली खत्म हो जाती है, जल की कमी हो जाती है और गर्मी का अनुभव होने लगता है। तो यहाँ पर जल की कमी लिख दीजिए। प्रश्न 19, मेघ बजे कविता में वर्षा के किन किन रूपों का वर्णन किया गया है? तो मेघ बजे कविता में जो वर्षा के कई रूपों का वर्णन किया गया है, कवि ने यहाँ पर मेघों के आसपास से धरती का हृदय धड़कने और पेड़ पौधों के झूमने का वर्णन किया है। इन विवरणों के माध्यम से वर्षा के प्रभाव और सौंदर्य को भी दर्शाया गया है। पाठ 5, मध्य प्रदेश का वैभव। बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न दिया है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बालाघाट, भोपाल, पन्ना, मंडला। तो इसका सही उत्तर है डी, मंडला। प्रश्न दूसरा है, अंक शब्द का एक अर्थ है संख्या, तो दूसरा अर्थ है कीचड़, देखना, गोद, पानी। तो इसका सही होगा सी वाला, गोद। अंक यानी गोद भी होता है पर्यायवाची शब्द। प्रश्न तीसरा है, भरत मिलाप का प्रसिद्ध स्थल है खजुराहो, चित्रकूट, भीम बेटका और उज्जैन में। तो इसका सही उत्तर है बी वाला, चित्रकूट। प्रश्न चौथा, सबे मालवा का अर्थ है मालवा की सुबह, मालवा का भोजन, मालवा की रात, मालवा के महल। तो इसका सही उत्तर है मालवा की रात, शी वाला। प्रश्न पांचवा है, अनेक पर्यटक ग्वालियर घूमने आते हैं। इस वाक्य में संयुक्त क्रिया है ग्वालियर घूमने, पर्यटक आते, अनेक पर्यटक घूमने आते। तो यहाँ पर घूमने आते जो है वह क्या है? संयुक्त क्रिया है। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सिख धर्म, अधिकतम 2028, पन्ना, अत्यधिक 2027, बौद्ध धर्म, जबलपुर, महाराजा छत्रवीर शिवाजी। अब इस पर आधारित प्रश्न छठवां, सांची के स्तूप खालिस्तान धर्म के स्मारक हैं। तो यहाँ पर आएगा बौद्ध धर्म के। प्रश्न सातवां, खालिस्तान हीरों की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सबको मालूम है पन्ना, तो यहाँ पर हम पन्ना भर देंगे। प्रश्न आठवां, छतरपुर शहर का नाम खालिस्तान के नाम पर रखा गया। तो महाराजा छत्रसाल। प्रश्न नौवां, उज्जैन में पिछला कुंभ मेला सन 2016 में लगा था, अगला कुंभ मेला सन खालिस्तान में लगेगा। तो 2028 में हर 12 साल के बाद यह कुंभ मेला लगता है। 10वां प्रश्न, अधिक में तम प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, तो होगा अधिकतम। तो यहाँ से हम अधिकतम लिख देंगे। तो इस तरह ये खालिस्तान थे। अब प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 11वां, पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है? तो पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी नर्मदा नदी को कहा गया है। प्रश्न 12वां, निम्नलिखित में से लोकगीत और लोक नाट्य पहचान कर लिखिए। दादरा, माच, भजन, डोलमास, स्वांग, ठुमरी। तो लोकगीत में आता है दादरा, भजन, ठुमरी, और लोक नाट्य में आता है माच, ढोलमास और स्वांग। प्रश्न 13वां दिया गया है,
सोहन खेलता है और मुनिया पढ़ती है। वाक्य में से क्रिया शब्द को छांट कर लिखिए एवं एक क्रिया शब्द का युक्त वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर क्रिया शब्द होगा खेलता और पढ़ना, खेलना और पढ़ना। इसको सुधार लें, यहाँ पे पढ़ता लिखा है तो पढ़ना लिख लीजिए, खेलना और पढ़ना ये होगा। वाक्य सोहन खेलता है, तो यही वाक्य हो गया। या हम लिख सकते हैं कि शाला में हम पढ़ने के साथ साथ खेलते भी हैं, तो ये वाक्य आप बना सकते हैं। प्रश्न 14, उज्जैन नगर को पहले किस नाम से जाना जाता था? उज्जैन नगर को पहले अवंतिका के नाम से जाना जाता था। प्रश्न 15, निम्नलिखित व्यक्तियों के किस योगदान के लिए बुंदेलखंड का गौरव कहा गया है? डॉक्टर हरि सिंह गौर, तो इन्होंने सागर में विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। पंडित कामता प्रसाद गुरु, तो ये व्याकरणाचार्य थे। पद्माकर, ये प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि थे। प्रश्न 16, मालवा और निमाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? मालवा में उज्जैन, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, धार का ऐतिहासिक महत्व है और मांडवगढ़ की बाघ की गुफाएं। निमाड़ के 52 गजा में आदिनाथ जी का मंदिर है। इंदौर का राजबाड़ा और कांच मंदिर, ये सभी प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 17, यदि आपको मध्य प्रदेश में भ्रमण का अवसर मिले तो आप किस स्थान का भ्रमण करना चाहेंगे? कारण लिखिए। तो अगर हमें अवसर मिला तो हम मध्य प्रदेश में खजुराहो जाना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ के प्राचीन मंदिरों की वास्तुकला अद्वितीय है, विश्व में उसका नाम है। प्रश्न 18, ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। तो ग्वालियर की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, ग्वालियर का किला अद्वितीय वस्तु कला और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। जय विलास महल भव्यता और संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। तानसेन संगीत समारोह होता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का यहाँ प्रमुख आयोजन भी होता है। प्रश्न 19, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के योगदान को बताइए। तो मध्य प्रदेश का साहित्य और संगीत में महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्य में कालिदास, बराहमिहिर, बाणभट्ट, भूषण और पद्माकर जैसे कवि प्रसिद्ध हुए। संगीत में तानसेन, बैजू बावरा, अलादीन खान नाम प्रमुख है। कालिदास की रचनाएं और तानसेन की जो प्रश्न 19 दीर्घोत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत साहित्य और संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के योगदान को बताइए। मध्य प्रदेश का साहित्य और संगीत में महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्य में कालिदास, बराहमिहिर, बाणभट्ट, भूषण, पद्माकर प्रमुख हैं। संगीत में तानसेन, बैजू बावरा, अलाउद्दीन खां का नाम प्रमुख है। कालिदास की रचनाएं और तानसेन का संगीत आज भी लोगों को प्रेरित करता है। अंतिम प्रश्न 20वां, मध्य प्रदेश की कौन कौन सी गौरवशाली विशेषताएं मध्य प्रदेश गान में मिलती हैं, बताइए। मध्य प्रदेश गान में प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक वैभव, धार्मिक महत्व की विशेषताएं मिलती हैं। नर्मदा नदी, सतपुड़ा पर्वतमाला, सांची स्तूप, खजुराहो के मंदिर, तानसेन का संगीत, कालिदास का साहित्य, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर का धार्मिक महत्व इस मध्य प्रदेश गान का एक हिस्सा है।